हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जैसे आप सबको पता है कि हम आपके लिए ऑन टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो इससे पहले हमने आपके साथ लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक 5 लेक्चर्स ले चुके हैं। तो अगर आपने वो सब अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली एक बार आप सब देखिए और आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सीरीज से। और उसके साथ साथ हम आपके साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एमसीक्यूज को भी लगाए, हमारे साथ लगवाइए, और उससे भी आपका और भी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस होते जाएगा और उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होते रहेगा। तो बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ओके। और इससे पहले अगर आपने आईएफएस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस मिलते रहेंगे। वहां पे और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजीसी नेट भी मिलते रहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, तो जिससे आपका प्रैक्टिस में कोई कमी ना आएगा। हेलो श्रुति। चलिए, तो इससे लिए आपको आईएफएस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स गवर्निंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, जो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो दो टाइप का हमारा रिक्रूटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है और एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। तो हम बाहर से भी रिक्रूटमेंट ले करके लाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज दिस वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में ही गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो आपको नॉट को हमेशा फाइंड आउट करना होगा। नॉट एन एक्सटर्नल गवर्निंग रिक्वायरमेंट, या सप्लाई डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, या फिर सन ऑफ सॉइल। क्या होगा इसका आंसर? क्या क्या होगा? नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स मतलब यहाँ पे आपको किसके ऊपर फाइंड आउट करना है? इंटरनल। कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? हेलो श्वेता, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? नॉट मतलब एक्सटर्नल पूछा है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा आपका? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी। देखिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपका कहाँ बनता है? रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है। जो भी आपके इंटरनल सोर्सेस होते हैं, जैसे आपके टॉप मैनेजमेंट हो गया, वो सब आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं। आपके एचआर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर, वो सब आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? दिस वन विल बी द इंटरनल। ये हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। ओके। और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? देखिए, सप्लाई एंड डिमांड हम बाहर के मार्केट को, एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे और उसी हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड एक हो जाता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा हमें कहां से मिलेगा? हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो वहां से हमको पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी मतलब जिस देश का बंदा होगा उसी देश में ही उसे हम रिक्रूट करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं सन ऑफ सॉइल पॉलिसी। वेरी गुड इवनिंग राखी, वेरी गुड इवनिंग पंकज। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज एन इंटरनल फैक्टर। ये एक इंटरनल फैक्टर होता है हमारा अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट। अदर इंटरनल फैक्टर्स लाइक एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। साइज ऑफ फर्म, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, वो भी आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट से पता चलता है। उसके बाद आपका कॉस्ट, उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तो ये सब हमारा इंटरनल सोर्सेस होते हैं और यहां से हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है आपका, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक्ड विद टू जॉब एनालिसिस। क्या जॉब एनालिसिस से ही लिंक किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को? और रीजन में बोला है जॉब एनालिसिस सेट आउट रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर ट्रांसलेटेड इनटू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड व्हिच इन टर्न फॉर्म द बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल।
तो क्या होगा इसका आंसर, क्या दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है बट जो रीजन है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ओनली ए इज ट्रू या फिर ओनली आर इज ट्रू, क्या होगा इसका आंसर। ओके, हेलो पुनीत, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्या होगा इसका आंसर, परफॉर्मेंस अप्रेजल लिंक टू जॉब एनालिसिस, और रीजन में पूछा है जॉब एनालिसिस सेट आउट द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर ट्रांसलेटेड इनटू, हम इससे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम मेजर करने के लिए हम अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करते हैं, क्या होगा। हेलो सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। क्या होगा इसका आंसर 2 का, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था जो भी हमारा एसेसन रीजन का क्वेश्चन होता है उसे हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट हमें इसे देखना होगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक टू जॉब एनालिसिस, यस दिस वन इज ट्रू, बिकॉज जॉब एनालिसिस से ही हमें अपना पता चलता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होगा। जॉब एनालिसिस में मैंने क्या बताया था आपको, जॉब एनालिसिस हम करते हैं, जॉब एनालिसिस इसलिए करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, जॉब का डिस्क्रिप्शन पता चलता है, जो जेडी होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब स्पेसिफिकेशन पता चलता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है हमारा, यहाँ पे डिटेल अबाउट द जॉब, व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द ड्यूटीज यू हैव टू डू, वो पता चलता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन से क्या पता चलता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज एक एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो यहाँ पे जॉब के बारे में पता चलता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें किसके बारे में पता चलता है, एम्प्लॉयज के बारे में पता चलता है, एम्प्लॉयज का क्वालिफिकेशन पता चलता है, उसका और क्या पता चलता है, उसका स्किल्स पता चलता है, उसका एक्सपीरियंस पता चलता है, ये सब हमें जॉब स्पेसिफिकेशन से पता चलता है। तो ये पूछ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक टू जॉब एनालिसिस, यस दिस वन इज ट्रू, बिकॉज जॉब एनालिसिस से ही हम अपना जॉब के बारे में पता करते हैं। उसके बाद जॉब एनालिसिस सेट आउट रिक्वायरमेंट व्हिच आर ट्रांसलेटेड इनटू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, व्हिच इन टर्न फॉर्म द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एक रख रहे हैं कि स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं, और वही हिसाब से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड जो भी रीजन में दिया है वो बिल्कुल एसेसन को कंक्लूड कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे जॉब एनालिसिस क्या हो जाता है, आई होप दिस वन इज नॉट विजिबल। जॉब एनालिसिस दो टाइप का होता है, जॉब एनालिसिस दो टाइप का होता है जो मैंने बता दिया, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी और वर्किंग कंडीशन, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका कौन सा मशीन को आप यूज करोगे, जॉब में हैजार्ड्स कितना है, तो ये सब हमारा आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। उसी तरह जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बी नीडेड, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ट्रेनिंग किस टाइप का ट्रेनिंग मिलेगा उसको, स्किल्स उसके अंदर क्या होना चाहिए, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, और उसका सेंसरी डिमांड्स क्या बोल रहा है वो डिमांड्स जॉब से। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, परफॉर्मेंस पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड इन्वर्टेड ओरिएंटेड, ओके, इट व्यूड लेबर एज अ टूल the behavior of which would be manipulated for the benefit of the organization and replaced when it was worn out। क्या होगा इसका आंसर, जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, पर्सनल मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल टाइप। मैंने आपको एक पहले वाला एक क्लास में बताया था पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के बारे में। तो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और जो हमारा एचआरएम होता है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है परफॉर्मेंस पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड एंड इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। देखिए लिमिटेड स्कोप, यस दिस वन इज ट्रू, दिस हैज लिमिटेड स्कोप एंड इन्वर्टेड ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद रीजन में क्या बोल रहा है, इट व्यूड लेबर एज ए टूल, यस पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा क्या होता था, लेबर को
जो भी हमारे लेबर होते थे, लेबर को एज अ टूल देखा जाता था, एज अ टूल, लेबर को एज अ टूल देखा जाता था। और यहाँ पे उनके लिए कोई भी मतलब उनके लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता था। जो भी हमारे लेबर होते थे उनको सिर्फ काम करवाया जाता था, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होता था। ओके, और लेबर का वेलफेयर के बारे में यहाँ पे जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट होता था वहां पे सोचा नहीं जाता था। बट मॉडर्न मैनेजमेंट में, मॉडर्न जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन के साथ साथ ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट के ऊपर भी स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स भी देते हैं, रिवॉर्ड्स भी देते हैं और उसका वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। बट हमारा पर्सनल मैनेजमेंट जो था, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, वहां पे ओनली हमें प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता था। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। विच वुड बी मैनिपुलेटेड, यहाँ पे लेबर को एज अ टूल देखा जाता था। द बिहेवियर ऑफ विच वुड बी मैनिपुलेटेड, यस द बिहेवियर का मैनिपुलेटेड होता था फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेस्ड वाज वॉर्न आउट। जब वो उनका काम प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता था, उनको रिप्लेस कर दिया जाता था, किसमें, पर्सनल मैनेजमेंट में। तो ये भी ट्रू है, और जो भी रीजन बोल रहा है वो एसेसन को फॉलो कर रहा है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये हमारा मॉडर्न है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। ओके, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। एचआरएम व्यूज पीपल एज एन इंपोर्टेंट सोर्स। जो भी एचआरएम थे, यहाँ पे पीपल को एज एन एसेट देखते थे, एज एन इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड द सोसाइटी। ओके, बट यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सिंपली हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाता था। किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे हम पर्सनल मैनेजमेंट को पीपल एज एन एसेट नहीं देखते थे, उनको सिर्फ हटाते थे, उनसे काम करवाते थे टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। यहाँ पे आपको कोड को आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है promotion and transfer from among the present employees is an internal source of requirement। जो प्रमोशन होता है, जो ट्रांसफर होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? इसे आपको बताना है, ये ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है प्रमोशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रमोशन होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रिजल्ट होता है इनब्रीडिंग। ओके, जेलसी लाता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू और फॉल्स? And third statement is saying that promotion to be effective requires using job posting, personal records and skill banks। ओके, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर बताएंगे? ओके, चलिए देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, जो भी हमारा प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू बोल रहा है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 ट्रू है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। बी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट 1 नहीं है। ओके, बाकी देखते हैं, स्टेटमेंट 2 जाते हैं। प्रमोशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा ट्रू है। ओके, जेलसी, अगर आपका कोई फ्रेंड है, पीयर से, उसका अगर प्रमोशन हो जा रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो लिटिल बिट जेलसी आता है, इनब्रीडिंग होता है, तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों कहाँ पे ट्रू है? तो दोनों यहाँ पे तो ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए एंड डी बचा। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे, प्रमोशन टू बी इफेक्टिव रिक्वायर्स यूजिंग जॉब पोस्टिंग, पर्सनल रिकॉर्ड एंड स्किल बैंक्स। ओके, तो प्रमोशन को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है
तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हम जॉब पोस्टिंग करेंगे इन द सोशल मीडिया, उसका पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या एप्टीट्यूड है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो सबको भी चेक करते हैं टू मेक द प्रमोशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेइंग ट्रू एंड स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऑल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए, जॉब पोस्टिंग मींस, जॉब पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, मींस notifying vacant position by posting notice, circulating publications or announcing at a staff meeting and inviting employees to apply. Some companies develop skills bank that list current employees who have specific skills. तो ये हो जाता है हमारा जॉब पोस्टिंग का मेन पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके अबाउट एचआरएम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन को आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट वन को। No so is the consequence of ever increasing job offers. Okay, an assessment center is a physical location where managers are selected. Okay, selection is said to be right when right people are hired for the right job at the right time. या फिर independent job do not pose great problem in placement. क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां पे एचआरएम के बारे में बोला है और आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट वन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इनकरेक्ट वन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं देखता हूँ, सिलेक्शन इज सेट टू बी राइट। अगर सिलेक्शन को राइट करना है, कब राइट होता है, जब हम राइट पीपल को हायर करते हैं एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग ट्रू, ये ट्रू है। ओके, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, दिस वन विल बी एलिमिनेटेड। उसके बाद एन असेसमेंट सेंटर इज अ फिजिकली लोकेशन वेयर मैनेजर्स आर सिलेक्टेड। ओके, तो ये वाला भी करेक्ट बोल रहा है। असेसमेंट सेंटर क्या होता है, जहां पे हम मैनेजर्स लोगों का सिलेक्ट करते हैं और वहां पे उनको ट्रेनिंग मिलता है और उनको उनका परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर बचता है हमारे पास ए एंड डी। इंडिपेंडेंट जॉब्स डू नॉट पोज ग्रेट प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट। इंडिपेंडेंट जॉब्स रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स रहता है, वेराइटीज ऑफ जॉब रहेगा, सबका डिफरेंट जॉब्स रहता है वर्क। तो ये क्या प्रॉब्लम करवाएगा इन प्लेसमेंट? नहीं, डू नॉट पोज ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये भी सही बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये सही बोल रहा है, बट ये वाला ऑप्शन अगर देखते हैं, नो सो इज द कंसिक्वेंस ऑफ एवर इंक्रीजिंग जॉब ऑफर। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड, आप इसे यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, असेसमेंट सेंटर क्या है? नॉट ए फिजिकल लोकेशन बट एन अप्रोच टू सिलेक्टिंग मैनेजर बेस्ड ऑन मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म क्रिटिकल टास्क। तो असेसमेंट सेंटर क्या होता है? असेसमेंट सेंटर मेथड इज एन एम्प्लॉयड to fill managerial position from within or to hire fresh graduates as management trainee। तो ये होता है हमारा असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर बेसिकली क्या होता है, हमें हायरिंग प्रोसेस के लिए यूज्ड होता है। फ्रॉम असेसमेंट सेंटर वी कैन ऑल्सो हायर फ्रेशर्स, फ्रेश स्टूडेंट्स, फ्रेश कैंडिडेट्स, और वी कैन ऑल्सो हायर फॉर द मैनेजरियल पोजिशन ऑल्सो। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है? प्रॉब्लम ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? 360 डिग्री परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे रहते हो, आपको सब मिल के इवालुएट करेंगे। आपके सीनियर इवालुएट करेंगे, आपके जूनियर इवालुएट करेंगे, आपके पीयर्स इवालुएट करेंगे, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स इवालुएट करेंगे, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे वो इवालुएट करेंगे, और आप खुद को भी खुद इवालुएट करोगे। तो इसी के लिए इसे हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में? अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर्स। क्या अनसर्टेनिटी होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है तो 360 डिग्री। टाइम एंड कॉस्ट लगता है, यहाँ पे बहुत ही टाइम एंड कॉस्ट खर्चा होगा, यहाँ पे बहुत ही टाइम लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और उसके बाद बोल रहा है रिव्यूअर्स एंड दोस्त बीइंग रिव्यूड फेल टू फॉलो अप आफ्टर फीडबैक। ओके, competencies asset are not directly related to business result। तो अगर अच्छे से आप ऑप्शन को और एक बार देखते हैं तो देखिए, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये ट्रू है।
बिकॉज यहाँ पे क्या कर रही है, चारों सब मिल के यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी आ सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में अगर देखेंगे, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे आपको सब मिलके आपका अप्रेजल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या होगा, टाइम एंड कॉस्ट आपको बहुत ही यहाँ पे खर्चा होगा, तो ये भी ट्रू है। तो देखिए 1 एंड 2 मेरा कहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद रिव्यूअर्स एंड दोस्त बीइंग रिव्यूड फेल टू फॉलो अप आफ्टर फीडबैक। ओके, तो इसको देखेंगे बाद में। कॉम्पिटेंसीज एसेड आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस रिजल्ट। कॉम्पिटेंसीज असेसमेंट होता है आपका, दैट आर नॉट डायरेक्टली रिजल्ट रिलेटेड टू बिजनेस रिजल्ट, तो ये भी ट्रू है। तो देखिए मेरा 1, 2 एंड 4 कहाँ पे सही है, यहाँ पे भी है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो बी एंड डी। तो मेरे को उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 को देखना पड़ेगा, रिव्यूअर्स एंड दोस्त बीइंग रिव्यूड फेल टू फॉलो अप आफ्टर फीडबैक। उनको और यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री अप्रेजल में, एक बार आपका रिव्यू हो गया उसके बाद आपको फॉलो अप यहाँ पे नहीं किया जाता है, आपको वो और एक बार फॉलो नहीं करेंगे कि आप ठीक से फिर से काम कर रहे हो कि नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ओके, पुनीत पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, इज इट सिंपल, मीडियम और हार्ड? एक्चुअली डिपेंड अपॉन द हु इज सेटिंग योर क्वेश्चंस। तो बीच कभी कभी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी मीडियम भी आ जाते हैं, हार्ड भी आ सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द हु इज सेटिंग योर पेपर। तो बेसिकली आपको एचआरएम से आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इजी, ज्यादा भी डिफिकल्टी नहीं होगा, वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। बट आजकल के जो भी क्वेश्चंस है आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो बेसिकली आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको एक केस स्टडीज टाइप्स क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं एचआरएम से लास्ट 2 ईयर्स से अगर हम पेपर देखेंगे तो वो आपको एक केस स्टडीज दे रहे हैं, केस स्टडीज के ऊपर वो आपको पैसेज वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो भी इतना डिफिकल्टी भी नहीं होता है, आप इजीली उसे अटेंड कर सकते हो। तो एचआरएम इज ए मार्क स्कोरिंग पेपर, तो इसे जितना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे उतना ही ज्यादा आप ये पेपर से स्कोर कर सकते हो इन एचआरएम। ओके पुनीत, चलिए फिर आता है अरेंज द गिवन स्टेप इन सिस्टमेटिक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, जॉब ट्रेनिंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो जॉब ट्रेनिंग में जो प्रोसेस होता है आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अरेंज करना है। ओके, फर्स्ट क्या करते हैं, क्या फर्स्ट प्रेजेंट द ऑपरेशंस, प्रिपेयर द लर्नर, फॉलो अप, या फिर डू ए ट्राई आउट। देखिए मैं अगर ये ऑप्शन में जितना भी दिया है, मैं अगर और एक बार अच्छे से देखता हूं तो देखिए फॉलो अप हमेशा पता है कि फॉलो अप हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो 3 देखिए 3 यहाँ पे हर ऑप्शन में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डी में भी है, तो 3 तो चलिए लास्ट में आएगा, हमको पता चल गया। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ट्राई आउट तो फर्स्ट नहीं करते हम, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम प्रिपेयर द लर्नर। ओके, फर्स्ट हम लर्नर को प्रिपेयर करेंगे कि तुम्हारा ट्रेनिंग होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो फर्स्ट विल प्रिपेयर द लर्नर, दिस वन विल बी कम फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन 2 कहाँ पे फर्स्ट में आएगा, देखिए ये सी में है, डी में है, तो ये दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद प्रिपेयर लर्नर को प्रिपेयर करने के बाद उसको आप ऑपरेशन प्रेजेंट करोगे, बताओगे कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको बेसिकली क्या फंक्शंस को ऑपरेट करना है, तो दिस वन विल कम सेकेंड। आप प्रेजेंट द ऑपरेशन, देन प्रिपेयर द लर्नर, देन प्रेजेंट द ऑपरेशंस। उसके बाद उसे बोलोगे कि जो भी ऑपरेशन आपको दिया गया है, असाइन किया गया है, जो भी टास्क असाइन किया गया है उसके ऊपर आप ट्राई आउट कीजिए, तो दिस वन विल कम थर्ड, ये थर्ड में आएगा। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में वो ट्राई आउट इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, फॉलो अप करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 3। ओके, सॉरी 2 फर्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, हाँ ये आ जाएगा फर्स्ट 2, फिर आ जाएगा हमारा क्या 1। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर द लर्नर, देन वी विल प्रेजेंट द ऑपरेशंस टू हिम और हर, देन वी विल आस्क हिम टू गिव ए ट्राई आउट, वो ट्राई आउट देने के बाद एट द एंड वी विल फॉलो अप वेदर ही और सी इज डूइंग द टास्क प्रॉपर्ली और नॉट।
द मोस्ट कॉमन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और एक हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के अंदर जो भी हमको ट्रेनिंग मिलता है उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर बोलते हैं। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या हो जाता है? जो आपको बाहर में ट्रेनिंग करके लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब आपका पूरा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होगा। जैसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ऑन दी फील्ड भी हम बोल सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आपका होता है ऑन दी फील्ड, आपका कोच रहता है, वो आपको ट्रेनिंग देते रहता है, या फिर फुटबॉल में हो जाता है, तो उसे हम उसी टाइप का हम बोलते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। और उसी तरह ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में आपके लिए एक सेपरेट क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और सिखाया जाएगा। चलिए, द मोस्ट कॉमन ऑन द जॉब टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड्स ओरिएंटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। देखिए ये जितना भी है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? जब आप न्यूली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो उससे पहले आपका एक इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओके, आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। उसके बाद आपको जॉब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो जॉब के ऊपर जितना भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन। इंटर्नशिप करवाया जाता है। इंटर्नशिप ऑब्वियसली आप सबने किया ही होगा, तो इंटर्नशिप कहाँ पे आप करते हो? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हो। अप्रेंटिसशिप बेसिकली ये टेक्निकल रिलेटेड वर्क है, तो आप यहाँ ये अप्रेंटिसशिप भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हो। उसके बाद कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। कोचिंग जैसे मैंने बताया, क्रिकेट में, फुटबॉल में कहाँ कोचिंग मिलता है आपको? ऑन दी फील्ड में आपको कोचिंग मिलता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको कोचिंग मिलता है। और जॉब रोटेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है? ये बेसिकली फ्रेशर्स लोन के लिए होता है। जो न्यूली ज्वाइन किए रहते हैं उनको हर डिपार्टमेंट में अडॉप्ट करने के लिए उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट से तीसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि सब डिपार्टमेंट में काम कैसा होता है। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया है क्या है मोस्ट कॉमन ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप्स। तो इसी तरह नेक्स्ट में आपको ऑफ द जॉब भी ट्रेनिंग पूछ सकते हैं। जैसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? वर्स्टिबल ट्रेनिंग हो जाता है, आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। तो वर्स्टिबल ट्रेनिंग क्या हो जाता है? वर्स्टिबल ट्रेनिंग में मतलब सिमिलरली बेसिकली वर्स्टिबल ट्रेनिंग आपका जो पायलट के लिए ट्रेनिंग मिलता है उसे दिया जाता है। जो पायलट बनता है उसे क्या करेगा? उसको तो रियल लाइफ सिनेरियो में तो उसको पायलट उड़ाना है, पायलट मतलब एरोप्लेन चलाना है, तो उसको रियल लाइफ सिनेरियो में जाने से पहले उसको एक ट्रेनिंग मिलता है जहां पे उसको सिमुलेट किया जाता है विद द रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिस्ट 1 दिया है एंड लिस्ट 2 दिया है, तो सिंपली आपको मैच करना है लिस्ट 1 किसके साथ मैच करेगा लिस्ट 2 में। तो देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है, सिंपैथी स्ट्राइक क्या है, सिट डाउन स्ट्राइक क्या है, स्लो डाउन स्ट्राइक क्या होता है। तो देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है, अगर मैं देखता हूं वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो जाएगा 1 का सी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूनियन। वाइल्ड कैट स्ट्राइक को कब करते हैं लेबरर? ये बेसिकली आपका आईआर का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक एक लेबरर, एक एम्प्लॉय कब करते हैं? जब वो विदाउट द कंसेंट ऑफ यूनियन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूनियन, ट्रेड यूनियन का बिना कंसेंट लिए ही अगर वो स्ट्राइक कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो 1 का सी कहां पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अभी मेरे को ए और डी में से ढूंढना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए, स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक क्या समझ रहे हो? स्लो डाउन स्ट्राइक मतलब आप काम कर रहे हो बट आपका काम करने का स्पीड बहुत ही स्लो कर देते हो। आप इतना स्लोली काम करते हो कि आपका प्रोडक्शन ठीक टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? रेस्ट्रिक्ट आउटपुट। ओके, आप आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप इतना स्लो कर रहे हो कि आउटपुट आप टाइमली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो जाता है 4 का बी। तो देखिए 4 का बी कहां पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अभी देखते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। सिंपैथी स्ट्राइक मतलब सहानुभूति, मतलब और कोई स्ट्राइक कर रहा है आप उसको सिंपली जा रहे हो सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। तो जॉइंट स्ट्राइक ऑलरेडी हेल्ड बाय अदर यूनियन। तो 2 का ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का डी है, 2 का ए है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। दिस वन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद सिट डाउन स्ट्राइक क्या हो जाता है?
सिट डाउन स्ट्राइक ये वाला हो जाएगा। ओके, सिट डाउन स्ट्राइक मतलब आप सिंपली काम ही नहीं कर रहे हो, सिंपली बैठ गए हो आप। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक क्या है। वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक एक्शन ऑफन रेफर्ड टू एज वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक इज अ स्ट्राइक एक्शन अंडरटेकन बाय यूनियनाइज्ड वर्कर। ओके, देखिए यहाँ पे यूनियनाइज्ड वर्कर ही ये स्ट्राइक को ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। जो लेबर, जो एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे वही सिर्फ वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन मेंबर, विदाउट यूनियन लीडरशिप ऑथराइजेशन। यहाँ पे आपको यूनियन लीडरशिप का ऑथराइजेशन नहीं मिला होगा, सपोर्ट नहीं मिला होगा, अप्रूवल नहीं मिला होगा। दिस इज समटाइम टर्म एज अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन। तो ये भी आप याद रखिए, इसे अनऑफिशियल ट्रेड एक्शन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं which type of strike is called as unofficial industrial action, then you have to say wildcat strike. टॉप लेवल मैनेजर रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स द मोस्ट। जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, जैसे हमारे एक लोअर लेवल होता है, एक होता है हमारा लोअर लेवल, उसके जस्ट ऊपर हम चलते हैं तो फिर आ जाते हैं हमारे मिडिल लेवल, फिर ऊपर जाते हैं तो हमारे टॉप लेवल होते हैं, टॉप लेवल। तो जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर में कौन सा स्किल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ स्किल्स उनके पास होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ स्किल्स होना चाहिए, लोअर में भी कुछ स्किल्स होना चाहिए। तो जो हमारे टॉप लेवल होते हैं उनके पास कौन सा स्किल होना चाहिए, क्या टेक्निकल स्किल्स, क्या इंटरपर्सनल स्किल्स, क्या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, या फिर मैकेनिकल स्किल्स, क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए। देखिए टॉप लेवल मैनेजर रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स मोस्ट। तो यहाँ पे आपका डिसीजन लिया जाता है। ओके, जो भी टॉप मोस्ट डिसीजन लेना होता है उसके लिए आपके पास, जो भी टॉप मैनेजर होता है उसके पास कौन सा स्किल्स होना चाहिए। देखिए मैकेनिकल स्किल्स ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल स्किल्स हमारा लोअर लेवल में आ जाता है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, ये भी हमारा टेक्निकल रिलेटेड स्किल्स हमारा लोअर लेवल में आ जाता है। उसके बाद एक ही चीज बचता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। उसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि उसे डिसीजन आगे क्या लेना है। ओके, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इज द मोस्ट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द टॉप लेवल। तो देखिए यहाँ इसे किसने दिया था, आई होप दिस वन इज नॉट विजिबल। तो मैनेजमेंट स्किल्स, आई एम राइटिंग हियर मैनेजमेंट स्किल्स। जो हमारा मैनेजमेंट स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स इसे किसने दिया था, रॉबर्ट एल कैज। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मैनेजमेंट स्किल्स किसने दिया था, रॉबर्ट एल कैज ने दिया था। और यहाँ पे कितने टाइप ऑफ स्किल्स होते हैं हमारा, एक होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट के लिए, एक होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या टाइप ऑफ स्किल्स होना चाहिए, एक होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए, व्हाट आर द स्किल्स नेसेसरी फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसके बाद हमारा एक लोअर लेवल होता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखिए टॉप मैनेजमेंट के लिए हमेशा उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स होना चाहिए। कौन सा स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, बिकॉज यहाँ पे टॉप लेवल डिसीजन लिया जाता है। तो कंसेप्चुअल स्किल्स होना चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स। ओके, जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट के ऊपर स्टडी का होता है काम। उनका काम क्या होता है, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए। इंटरपर्सनल, कौन सा स्किल्स होना चाहिए, इंटरपर्सनल। और जो हमारे लोअर लेवल होते हैं, लोअर लेवल बेसिकली दे डू द लोअर वर्क्स, जैसे एग्जीक्यूटिव्स हो गए हमारे, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टीम, तो डायरेक्टली जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, डायरेक्टली लिंक होते हैं किसके साथ, कस्टमर्स के साथ जाके मिलते हैं। तो उनके लिए कौन सा स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैनेजमेंट स्किल्स ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो सिंपली आप नोट डाउन कर लीजिए व्हाट आर द स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द अप्रोच दैट सजेस्ट दैट एचआर स्ट्रेटेजी शुड बी मैच टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी? क्या है जो हमने जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाया है, हम कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? बिजनेस स्ट्रेटेजी हमारा टॉप लेवल बनाते हैं। जो हमने जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाया है, जो एचआर स्ट्रेटेजी जो होता है, उसको एचआर स्ट्रेटेजी कुछ होता है। एचआर स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी जब दोनों मैच कर लेते हैं, मैच करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी में बोलते हैं कि हमें कुछ न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या, हमें मैन पावर नीडेड है, हमें एम्प्लॉयज का नीडेड है। तो उसके लिए एचआर को टास्क दिया जाता है। एचआर स्ट्रेटेजी को बोलता है कि यू हैव टू हायर सम पीपल। तो जब जितना एम्प्लॉयज को नीडेड होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी में, जितना मैन पावर नीडेड होता है, और उसी हिसाब से अगर एचआर मैनेजर एचआर स्ट्रेटेजी बनाता है और उसी टाइप ऑफ पर्सन को वो हायर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जो बेस्ट फिट हो जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट फिट। बिकॉज जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो और एचआर स्ट्रेटेजी जब मैच करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिट। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिट बोल देते हैं। बेस्ट फिट अप्रोच क्या होता है? बेस्ट फिट अप्रोच क्या होता है हमारा? बेस्ट फिट अप्रोच argues that firm must adapt their HR strategy to other element of the firm strategy and its wider environment. तो अगर आपका एनवायरनमेंट में जो चीज़ का नीडेड है, जो चीज़ का ज़रूरत है, अगर आपका फॉर्म का स्ट्रेटेजी मैच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिट अप्रोच बोलते हैं। ओके, द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्लेम्स दैट द सर्टेन बंडल्स ऑफ एचआर एक्टिविटीज एग्जिस्ट which is universally support companies in reaching a competitive advantage regardless of the organization setting और इंडस्ट्री। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर? देखिए, दो टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे एचआर मैनेजर करते हैं। एक हम होता है एक मैनेजरियल फंक्शंस, एक होता है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस। ओके, क्या क्या होता है? एक होता है हमारा मैनेजरियल, एक होता है हमारा मैनेजरियल, एक होता है हमारा ऑपरेटिव, एक होता है हमारा ऑपरेटिव। तो मैनेजरियल फंक्शंस में क्या होता है? हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, ये सब हमारा मैनेजरियल फंक्शंस में हो जाता है। और ऑपरेटिंग फंक्शंस में हमारा क्या आ जाता है? ऑपरेटिव फंक्शंस में जो ऑपरेशंस रियल वर्क में किया जाता है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, जैसे उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओके, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, हायरिंग। ओके, तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिव फंक्शंस? क्या प्लानिंग होगा, क्या ऑर्गेनाइजिंग हो गया, क्या कंट्रोलिंग हो गया, या फिर प्रोक्रूटमेंट हो गया? तो ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या आ जाएगा? हमारा प्रोक्रूटमेंट। तो बाकी ये जो तीनों दिए फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज कम्स अंडर मैनेजरियल फंक्शंस। ये एचआर का मैनेजरियल फंक्शंस होता है। तो अगर आप इसका सबसेट बनाते हो तो मैनेजरियल फंक्शंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस आता है। ओके, तो दिस वन इज द मैनेजरियल फंक्शंस। ये वाला हो जाता है हमारा मैनेजरियल फंक्शंस, और उसके अंदर जो आ जाता है ये वाला हमारा आ जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस और क्या होता है हमारा मैनेजरियल फंक्शन। Some of the major functions of human resource management are as follows. क्या होता है? एक मैनेजरियल फंक्शंस होता है, एक ऑपरेटिव फंक्शंस होता है, एक एडवाइजरी फंक्शंस होता है। एडवाइजरी फंक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस देने का काम होता है, एडवाइस टू द सीनियर मैनेजर्स। तो ये हो जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तीन फंक्शंस, मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप आपको यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ होगा और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके मजा आया होगा। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके
और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब इट, ताकि और भी आपको इसी तरह आगे का सेशन में मिलते रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।